इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है? अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में छोटा सा डिफरेंस बता दूं तो इसमें a टू b fx dx आ जाता है, विच वुड गिव मी, अगर इसका इंटीग्रेशन फाई एक्स है तो वो a टू b आ जाएगा। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब मेरे लिए क्या है, अगर मैं सीधे सीधे कुछ भी एक फर्स्ट टाइप का, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं? फर्स्ट टाइप होंगे इनडेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले, राइट? जो आपको सीधे सीधे आपको इंटीग्रेट करना होगा यूजिंग अपने इनडेफिनिट की थ्योरी। कुछ भी आपको उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, इनडेफिनिट की अपनी थ्योरी यूज करनी होगी और उसमें इन द एंड लिमिट्स डाल देने होंगे। करेक्ट? ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में किसी को कुछ भी इशू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट एग्जाम में थोड़ा सा ऐसा होगा कि कम चांसेस है कि ये वाला टाइप 1 आए। क्यों? क्योंकि अगर टाइप 1 ही पूछना होता उनको, अगर प्योर प्योर डेफिनेट का क्वेश्चन आया तो टाइप 1 का नहीं आएगा, क्योंकि टाइप 1 पूछना होता तो फिर वो लिमिट लगा के क्या क्या फायदा होता? ठीक है, लिमिट अपना पूरा नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आएगा? इट वुड बी अ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस मेरे फॉर्मूलेज आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगे। तो सबसे पहला जो दो फॉर्मूलेज दिखाए जाते हैं वो वॉलिस फॉर्मूला आता है। करेक्ट? वॉलिस फॉर्मूला क्या बोलता है? 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर nx। अच्छा, छोटी पावर के लिए ये नहीं यूज करोगे, क्योंकि छोटी पावर तो सीधे सीधे इंटीग्रेट करके कर दोगे। मतलब ये बड़ी पावर, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, बड़ी पावर के लिए यूज करोगे। ठीक है? तो बड़ी पावर में दो आंसर्स हो सकते थे वॉलिस फॉर्मूले में। एक n-1, n-3 से लेके अपॉन नीचे n, n-2 से लेके ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, इनटू पाई बाई 2, अगर n मेरा इवन है। सिमिलरली ये फॉर्म कब आ जाएगा? n-1, n-3 से लेके ऊपर यहां पे 2 आएगा और नीचे 3 आएगा, इनटू इसमें पाई बाई 2 नहीं, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे अगर n ऑड है। ठीक है? तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए और इस फॉर्मूले से आपका आंसर निकल आएगा सीधे सीधे। तो अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक सा एग्जांपल दूं, मैं तो cos की पावर 5x dx, तो ऊपर 5 है ना, तो कहां से शुरू होगा? 4 इंटू 2 ऑड है तो अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 1। एम आई डन? तो दिस इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो मेरे वॉलिस फॉर्मूले का एप्लीकेशन में आएगा। अब वॉलिस फॉर्मूले का एक और पार्ट होता है, दो दो तरह का होता है। अभी सिर्फ मैंने सिर्फ साइन साइन या कॉस कॉस वाला देखा है। द अदर अदर वन इज mx cos की पावर nx। ये m है और ये n है। ठीक है? तो
इसमें भी दो पार्ट आ सकते हैं, एक होगा m-1, m-3 से लेके फिर n-1, n-3 से लेके और नीचे m+n, m+n-2 से लेके और इसमें इंटू π/2। किस केस में? m, n आर इवन। जब दोनों इवन है तो मेरा पहला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, और अदरवाइज कोई भी सेकंड फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। तो एक्चुअली सेकंड फॉर्मूला 3 केसेस में यूज हो रहा होगा, तो वो मैं 3 केसेस अलग से एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा हूं, वो तुमको समझ में आना चाहिए। दोनों इवन है तो पहला केस, इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड, तो ये दूसरा वाला केस। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आया sin की पावर 5x cos की पावर 4x dx, तो क्या होगा? कौन सा केस है ये? दूसरा अदरवाइज वाला केस है। 5-4, तो शुरू कहां से होगा? 4 इंटू 2 इंटू 5 के लिए 4 इंटू 2, 4 के लिए 3 इंटू 1 और नीचे 5+4 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो हमेशा खत्म 2 या 1 पे हो रहा होगा, और यहां पे इंटू 1 अगर सेकेंड वाला केस है, इंटू π/2 अगर फर्स्ट वाला केस है। तो दिस इज माय आंसर। ओके, तो सबको वॉलीज समझ में आ गया? वॉलीज में किसी को इशू नहीं? ठीक है, अब मैं किस पे आना चाहूंगा? अब मैं प्रॉपर्टीज शुरू करता हूं। प्रॉपर्टीज, आज मैं थ्योरी, अगेन कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो मैं बोल रहा हूं आज मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग उसके बाद होगा, सच दैट थ्योरी एक बार आपकी पूरी रिवाइज हो गई, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो गए, तो आज मोस्टली आपको सुनना है और लिखना है, दिमाग कम लगाना है, मतलब खुद से सॉल्विंग कम है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सबसे सिंपल और इजी प्रॉपर्टी, a टू b fx dx, a टू b ft dt। मैं x dx को t dt से रिप्लेस कर सकता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी, a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। अगर मैंने लिमिट को ऊपर नीचे किया तो एक आगे माइनस साइन आ जाएगा। एंड तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a टू b fx dx को मैं a टू c fx dx लिखूं प्लस c टू b, मतलब मैं बीच में कोई भी एक वैल्यू डाल करके मैं क्वेश्चन को अपना स्प्लिट कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, नहीं यश, ये तीनों प्रॉपर्टीज वर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कोई भी फंक्शन होगा तीनों प्रॉपर्टी मेरी वर्क करेगी। देखो सेकंड वाले में a टू b, यहाँ पे b टू
ए हो गया है, लिमिट एक्सचेंज हो गई है। गॉट इट? तो अगर मैं बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लूं सबसे थर्ड प्रॉपर्टी का, अजिंक्य इंटीग्रेशन तभी दिया रहेगा अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लूं, तो 0 से पाई मॉड cos x dx अगर निकालना है मुझको, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। पहला पार्ट क्या होगा, 0 से पाई बाई 2। ऐसा ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos x की वैल्यूज यानी cos x का साइन पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज में पलट जाता है, ये पता है ना। 0 से पाई बाई 2 में वो पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 से पाई में वो निगेटिव होता है। तो जैसे मैंने अपना क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो उसके बाद अगर मैं लिखूंगा तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव से खुलेगा और दूसरा वाला मॉड निगेटिव से खुलेगा। उसके बाद तो पूरा का पूरा मेरा बेसिक इंटीग्रेशन है। करेक्ट? तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें बेसिक कॉमन सेंस की प्रॉपर्टी बोल लो या जो भी बोल लो, अलग से एक्सप्लिसिटली कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है। यस, अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। अब यहां से फोर्थ प्रॉपर्टी से चीजें थोड़ी थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे आने लगते हैं। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब बेसिकली माइनस ए टू ए अगर मैं करूं तो ये क्वेश्चन में हिंट आ गया, अगर कहीं माइनस ए टू ए है तो मुझे पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, अगर ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो पहले मैंने बोल दिया एफ एक्स इवन और यहां पे एफ एक्स ऑड। ठीक है? तो अगर एफ एक्स इवन है तो तुमको ये समझ में आता है कि पॉजिटिव पोर्शन और निगेटिव पोर्शन सेम होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है ना इवन फंक्शन। तो जो माइनस ए टू ए होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0 टू ए, और ऑड फंक्शन में वो निगेटिवली साइन होता है। तो टू ए वुड बिकम, दोनों साइड अगर करेंगे तो एक साइड अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड निगेटिव है, तो दोनों मिलके कैंसिल होके 0 आंसर दे देंगे। ठीक है? तो अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, तो अगर मुझे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 7x dx लेना है, तो ये किस तरह का फंक्शन है? What kind of function is this? cos की पावर 7x, cos किस तरह का फंक्शन होता है? cos इज अ इवन फंक्शन। ये श्रेया cos इज अ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में मैं इसको फर्स्ट स्टेप में 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 7x dx लिख सकते हैं। उसके बाद मैं वॉलीज लगा सकता हूं। यही क्वेश्चन की जगह अगर
साइन की पावर 7x dx लिया रहता, तब आंसर क्या हो रहा होता? गुड अक्षत, बाकी लोग भी यस, करेक्ट है, यस यस। तो इस केस में क्या हो रहा है, साइन की पावर 7 है, तो अगर साइन की पावर 7 है तो दिस इज अ ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन में ये सीधे सीधे आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरी प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी नंबर, सॉरी फिफ्थ, फोर्थ नहीं, फिफ्थ, जिसको मैं किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलता हूं। मैं क्या, सभी लोग बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और तुमने किंग्स प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तो इसका मतलब तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं। किंग्स प्रॉपर्टी ये बोलती है a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को, एक किंग्स प्रॉपर्टी करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले, जैसे मान लो अगर मुझे ये निकालना है 5200 ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस x, किंग्स प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट वे में इंटीग्रेट हो ही नहीं सकते। मैं पानी लेके आता हूं, 1 मिनट। सो किंग्स प्रॉपर्टी में सीधे सीधे सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं किंग्स प्रॉपर्टी को वापस से अप्लाई करता हूं यहां पे, और आई को वापस लिखता हूं। क्या एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी एक्स गेटिंग रिप्लेस विथ 100 प्लस 50 माइनस एक्स, यानी 150 माइनस एक्स। तो लिमिट वही रहेगी, ln 150 माइनस एक्स, ln 150 माइनस एक्स, और यहां पे x को ln 150 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये नोटिस करोगे x बन जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे 2y, 2y ऐड करोगे तो दोनों सेम बन के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन के वो कैंसिल होके ये 1 dx बन जाएगा। तो किंग्स प्रॉपर्टी मोस्टली यही स्टेप फॉलो करती है कि लगाते हैं और उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको किंग्स प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और उसके क्वेश्चंस मतलब जैसे देखेंगे आप, उसको लगाए बिना अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखनी है, और उसका हिंट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। 150, 100 प्लस 50, tan वाले उसमें वो सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस किंग्स प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है,
ओके ग्रेट, ठीक है। अब क्वींस प्रॉपर्टी पे आते हैं। लेट्स कम टू क्वींस प्रॉपर्टी। मतलब क्वींस प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। क्वींस प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a fx dx। मतलब यहां पे क्वींस प्रॉपर्टी में ये 2a आपको अलग से दिया नहीं रखा होगा, क्योंकि प्रॉपर जो भी लिमिट रहेगी वो तो आपको 2a के फॉर्म में थोड़ी दी रहेगी, वो तो आपको लिमिट रहेगी 5 to 100 या 0 to 100। तो आपको ये समझ में ना चाहिए कि 2a मेरा 100 है। तो अगर 0 से 2a में जो मेरा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू a के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, मतलब f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स 0 से fx dx। और अगर मेरा क्वेश्चन a के अक्रॉस निगेटिवली सिमेट्रिकल है, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि जो आंसर एक साइड पॉजिटिव होगा दूसरी साइड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो मान लो ये 0 है, यहां पे a है, यहां पे 2a है, तो तुमको ये समझ में आ रहा है ये अक्रॉस सिमेट्रिकल है। और अगर मैं दूसरी तरह से समझाऊं, जैसे मान लो ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, कॉस का, यस। तो यहां पे पाई बाय 0 से पाई में पाई बाय 2 के अक्रॉस निगेटिवली सिमेट्रिकल है, तो इस केस में आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपको नोटिस कर लेना होगा कि तो ये प्रॉपर्टी मेरे लिमिट को हाफ करने के काम आती है। 0 से 2a के लिमिट को इसने 0 से a में कर दिया, मतलब 0 से 100 की लिमिट को इसने 0 से 50 में कर दिया, फिर 0 से 50 को इसने 0 से 25 में कर दिया। तो अलग अलग वे है, यस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसको वॉलीज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। काफी बार ये लिमिट को कन्वर्ट करके वॉलीज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। दिस वॉज प्रॉपर्टी नंबर 6। काफी बार ये प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ज्यादा वर्क करेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरह के सिमेट्री को फॉलो करते हैं। लॉग फंक्शंस इस तरह की सिमेट्री को जनरली फॉलो नहीं करते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी 7th प्रॉपर्टी, 0 से nt, ये अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, मतलब f of x plus t is equal to fx, तो तुमको 0 से nt में वो फंक्शन कितनी बार रिपीट कर रहा होगा, n टाइम्स। तो कैन आई राइट एज n टाइम्स 0 से t fx dx। यस, ठीक है। तो ये मोस्टली पीरियोडिक फंक्शंस पे वर्क करते हैं। इसके काफी अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, अलग अलग और इसकी सब प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं इसकी सब प्रॉपर्टीज भी लिखा दे रहा हूं।
ये सब लिखा हुआ है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि आज मोस्टली मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, एक बार पूरी थ्योरी गो थ्रू कर दे रहा हूं। किसकी? डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट द फर्स्ट इज आई एम रिवाइजिंग द कंप्लीट थ्योरी। तो इसकी जो सब प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर mt से nt जा रहा है तो इट इज लाइक 0 से nt की जगह मैंने mt से nt किया है, तो n माइनस m टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर a से a प्लस t जा रहा है तो अगेन इस पीरियोडिक फंक्शन कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर वो t आगे चल रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ उसने t वैल्यू चली। ठीक है, अब a की जगह अल्फा से अल्फा प्लस nt कर सकते हैं, या a प्लस nt। तो इसमें सबसे पहले अगर ऊपर वाला लगाओ तो वो 0 से nt होगा, फिर nt वाले उसमें अपनी ओरिजिनल लगाओ तो ये n टाइम 0 से t। ठीक है, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी, कोई मुझको लास्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताएगा? ठीक है, पीरियोडिक है ना, तो nt से nt प्लस a वुड बी सेम एज 0 से a। ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक, ये चारों जितनी भी लिखी हैं सब प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ही वैलिड होती है, अदरवाइज नहीं वैलिड होती है। तो अगर मैं एक पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल ले लूं तो थोड़ा सा समझ में आता है। लेट मी टेक अ एग्जांपल। अगर 0 से 200 पाई है dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x, तो क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है? इसका पीरियड क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन? यस, द पीरियड इज 2 पाई। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, द पीरियड इज 2 पाई। तो इसको अगर मैं छोटे उसमें लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको? इसको अगर मैंने 100 बाहर आ जाएगा, 100 टाइम्स, क्योंकि 2 पाई है तो 100 टाइम्स 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स। अब क्या करेंगे? dx अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स है, क्या 1 अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स किसी भी तरह से इंटीग्रेट हो सकता है डायरेक्टली? नहीं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं आई विल यूज किंग्स प्रॉपर्टी। साइन एक्स को 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे, विच बिकम्स इक्वल टू 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स बिकम्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद ऐड करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो
ये मेरी काफी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर्टीज हुई। तो प्रॉपर्टीज में किसी को कंफ्यूजन ऑब्वियसली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आएगी, बट प्रॉपर्टीज में नहीं आएगी, ठीक है। फिर एक बोर्ड्स का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, विच इज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को अलग से एक्सप्लिसिटली दिख जाता है, अच्छी बात है, ये बहुत अलग से दिख जाता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ये बोलता है a to b fx dx is equal to limit n tending to infinity summation r is equal to 0 से n minus 1 f of a plus rh into h, ये दोनों इक्वल होंगे। किस तरह से होंगे वो मैं अभी समझा देता हूं, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। क्वेश्चन में आपको मोस्टली ये चीज दी रहेगी और आपको उसको इसमें कन्वर्ट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया, नीचे एक क्वेश्चन देता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी √1 प्लस √2 प्लस √3 अप टू 2√n होल अपॉन n√n, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इतनी चीजें हैं। इसको मैंने सबसे पहला काम मैं समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। समेशन, नीचे तो मुझे n√n दिख रहा है, ऊपर √1 √2 √3, लास्ट वाला इज √4n। 2√n को मैं √4n लिख सकता हूं। तो अगर मैंने ऊपर √1 प्लस r लिखा, a प्लस आर एच को मैंने 1 प्लस r लिखा, वेयर माई r स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि √1 से, और हाईएस्ट 4n होना चाहिए, तो r क्या होना चाहिए? 4n माइनस 1। तो क्या अब ये क्वेश्चन मेरे ऊपर वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, समेशन वाले फॉर्म में, ठीक है। अभी जो h होता है यहां पे, h, यहां पे मुझे r बाई n का फॉर्म लाना पड़ता है, r बाई n का फॉर्म लाना पड़ता है, क्योंकि h इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो जैसे ही समेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं r बाई n का फॉर्म लाना करूंगा। तो यहां पे एक 1 बाई n सबसे पहले मैं बाहर लूंगा, ये वाला n बाहर लूंगा, लिमिट, क्योंकि n तो समेशन के बाहर है ना, n इज अ कांस्टेंट, और इसको 1 प्लस r बाई n लिख दिया, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ वैसा नहीं किया है। अब यहां पे मैं कुछ एजम्पशन लेके क्वेश्चन को चेंज करना चाहूंगा, क्या 1 प्लस r बाई n, या कुछ लोग r बाई n को भी x ले सकते हैं, तब लिमिट मेरी 1 से शुरू हो रही होगी। अगर r बाई n ले रहे हैं यहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 पे x इज 1 बाई n, और एंड r इज इक्वल टू 4 माइनस 1 पे x इज 4, पुट करके देख लो। तो ये जो कन्वर्जन हो जाता है वो सीधे सीधे इंटीग्रेशन में 1 बाई n को मैं dx लिखता हूं, इसको मैं ये रूट लिखता हूं,
और ये दोनों पोर्शन हट के ये इसकी जो लोअर लिमिट होती है और इसकी जो अपर लिमिट होती है उसको यहां पे मैं पुट करता हूं, किस पे, इस पे। r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 1/n आया, 1/n आया। और अगर r इज इक्वल टू ये पुट किया तो ऊपर 4 आया। अच्छा, जस्ट फॉर योर सेक 1/n, n क्या चल रहा है, n इज इंफिनिटी, तो 1/n है क्या, 0, 0 से 4 रूट x डी। ठीक है, अब ये मेरा लिमिट कन्वर्जन हो गया। इसका एक और एग्जांपल करा दूंगा मैं, क्योंकि इसमें मैंने पूरा का पूरी थ्योरी बहुत डीप में नहीं बताई है, तो कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है अगर आप रिवाइज नहीं करके आए हैं। ओके, क्लियर है? हाँ, रिवाइज करके आए होंगे तो क्लियर होगा। मैं बाकी उसमें नेक्स्ट उसमें पूरा नहीं दिखाऊंगा। n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला कन्वर्जन होगा वो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन होना चाहिए, और ये ऊपर वाले n प्लस आर और नीचे n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट r इज इक्वल टू 1 से जो हाईएस्ट लिमिट होगी वो उसके ऊपर लास्ट में डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन हाईएस्ट लिमिट 2n आती है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 4n मतलब 2n का होल स्क्वायर, वो लिमिट क्वेश्चन में आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मुझे कहीं ना कहीं r/n बनाना होता है, r/n। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर से n और डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से n और डिनोमिनेटर से n स्क्वायर, तो समेशन के अंदर यहाँ पे 1 प्लस r/n बना और नीचे 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर बना। r/n को मैंने x मान लिया है और 1/n ये बाहर वाला 1/n dx हो जाता है, तो dx 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स, और लिमिट जब भी r को 1 पुट करेंगे तो r/n 1/n विच इज 0, ऑब्वियसली n इंफिनिटी है, और r इज इक्वल टू 2n, तो 2n/n बिकम्स 2। तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इजी पार्ट देखने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इजी पार्ट। ठीक है, कौन सा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इजी पार्ट, कौन सी थ्योरम होती है, बोलो? यस, न्यूटन लेबनीज। यस, हाँ वैसे तो सब इजी है। ठीक है, न्यूटन लेबनीज। ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन इजी क्यों होता है, लिमिट ऑफ अ सम भी इजी है और ये भी इजी, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही तुमको दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पार्ट का है। दिस इज लाइक डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसका d/dx ऑफ f(x)dx लिखूं तो ये तो सबको समझ में आता है f(x) होता है, लेकिन मैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगाता हूं। सबसे पहले एक तो d/dx ऑफ ft dt क्या होगा,
ये तो 0 होगा क्योंकि एफ टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में आएगा, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले दूसरे तो पूछे नहीं जाएंगे मेरे लिए। ये इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी जी टी फाइव डी यू इज इक्वल टू 0। यहां पे भी 0 आएगा, क्यों? मैंने फाइव का इंटीग्रेशन कर दिया लेकिन उसमें एफ टी और जी टी पुट कर दिया, तो अगेन फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में आएगा क्या है, फाइव टी का इंटीग्रेशन किया, उसमें लिमिट डाला एफ एक्स जी एक्स, तो इसका मतलब फाइनल आंसर। एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर? Okay, now it is okay. Okay. phi t dt, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, fx और gx के टर्म्स में आंसर आया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसको वापस डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है, फाई ऑफ gx मतलब फाई ऑफ अपर लिमिट इंटू जी डैश एक्स, ये कहीं ना कहीं चेन रूल से आता है आंसर, माइनस फाई ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एग्री? ठीक है, तो इसका अगर बिल्कुल इजीएस्ट वे में क्वेश्चन बोलूं, तो क्वेश्चन इसका सीधे सीधे एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा और उसका फिर डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से एक्स स्क्वायर डी टी बाई 1 प्लस रूट टी, और तुमसे एफ डैश 9 पूछा गया है, निकालना है और उसके बाद 9 पुट करना है, तो इट इज लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, सबसे पहले ये फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अपर लिमिट यानी फाई ऑफ जी एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस लोअर पुट किया 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 इंटू नीचे का डिफरेंस 2 का डिफरेंशिएशन विच इज 0। जब भी कभी भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो वो पोर्शन 0 हो जाएगा। यस, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये रहा, टू बी मोर स्पेसिफिक यहां पे आंसर मॉड एक्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं 9 पुट कर दूं, तो जैसे ही मैं 9 पुट करूंगा मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 एफ डैश 9 सीधे सीधे पुट कर रहे हैं, 9 पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, तो करें, आगे करें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा दे ही देता हूं, करके बताओ। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन, इसी का है। 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू x इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स, फाइंड
F4 एवरीवन, इसकी वैल्यू निकालो, 2 मिनट है। F4 की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, निकालो सब लोग। यश करेक्ट है, सोहम सही करो। नहीं श्रेया, हाँ अक्षत, अजिंक्य गलत है, तुहिन करेक्ट है, निहारिका पॉजिटिव नेगेटिव डबल चेक करो। तुमको ये समझ में आता है, मुझे कहीं ना कहीं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई नीड टू डिफरेंशिएट इट डी बाई डी एक्स, तो इट इज, मैं दोनों साइड डी बाई डी एक्स करूंगा, डी बाई डी एक्स, एग्री, ठीक है। तो इधर का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा 0 टू x, तो सबसे पहले एफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, और इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल, सॉरी यूवी रूल, cos पाई एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई एक्स इंटू पाई, यस। अब मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 पुट कर दूं, लेट मी पुट 4, तो f4 इज इक्वल टू cos 4 पाई प्लस 4 इंटू पाई इंटू माइनस साइन 4 पाई। cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, शायद 1 होती है ना, और ये वैल्यू 0 होगी, तो आंसर 1 आएगा ना। इज माई आंसर 1? इज माई आंसर 1? यस करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़े।
यस, ठीक है। अब आता है रिडक्शन फॉर्मूला। दो चीजें बची हैं, रिडक्शन फॉर्मूला एंड उसके बाद वो, ठीक है। गाइस जेई मेन की अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि कब होगा। मोस्टली अभी अप्रैल में लग रहा है, अगर मार्च में बोर्ड्स हुआ तो अप्रैल में होगा, और अगर बोर्ड्स आगे खींचता है तो मार्च में भी हो सकता है। सो क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, दैट आई पर्सनली डोंट नो, मतलब मैं कैसे कुछ भी कमेंट मैं नहीं कर सकता। रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन फॉर्मूला? मतलब n को n-1, n-2, n-3 कुछ ना कुछ इस तरह से मैं रिड्यूस करके कर दूं तो मेरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो अब वो रिड्यूस कैसे किया जाएगा? वो तुमको in दिया है, सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx, n तो तुमको दिया ही नहीं है। तो अगर तुमको n दिया नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते ना। ऑल यू कैन डू इज कि कहीं ना कहीं मैं n को रिड्यूस कर सकूं, मतलब इसको मैं साइन ऑफ n-1x इंटू साइन एक्स dx करूं और यहां पे uv लगाऊं, uv, ठीक है। तो अगर मैं in करूं और यहां पे मैं uv लगाऊं तो आइलेट लगेगा uv के थ्रू, साइन n-1x फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, dx नहीं रहेगा, सॉरी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो मुझे कोई इशू ही नहीं है। जो इशू है मेरा वो सेकेंड पार्ट में है। माइनस माइनस को प्लस कर दूं, n-1 साइन की पावर n-2 x कॉस स्क्वायर x dx। अब कॉस स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर में कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जिसमें किसी ना किसी तरह से ये मेरा फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, ओरिजिनल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब जैसे ही स्प्लिट करूंगा, जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर स्प्लिट करूंगा तो पहला n-2 मतलब in-2 और दूसरा वाला पोर्शन in, और उसके बाद इस तरह से मेरा in, I got my in in terms of in-2, ठीक है। ग्रेट, यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला। तो किसमें ब्रेक करना है रिडक्शन फॉर्मूला, ये चीज आपको ऑन द स्पॉट सोचनी पड़ेगी। हर बार जरूरी नहीं कि एक में ब्रेक किया जाए। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल करूं विच इज अ वेरी नोन एग्जांपल, tan की पावर nx dx, तो इसको किस में ब्रेक करोगे, tan n-1 में नहीं, इसको ब्रेक करोगे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर x को अगर मैंने t माना तो tan स्क्वायर x का
tan स्क्वायर को, हाँ, फिर इसको ब्रेक करके tan स्क्वायर के टर्म्स में tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स के फॉर्म में लेके फिर क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं। या फिर अगर मैं sec स्क्वायर के फॉर्म में लूंगा, अगर मैं sec स्क्वायर के फॉर्म में लूंगा, tan में तो एक्चुअली tan के थ्रू भी हो सकता है, tan x sec x हो सकता है, लेकिन अगर मैं sec स्क्वायर के फॉर्म में लेता sec nx dx, तो इस केस में आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा sec n माइनस टू एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहां पे अगर मैंने uv माना तो इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन tan x हो जा रहा है, उसमें वो i n माइनस टू में स्प्लिट होना ज्यादा इजी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे इसको ऑब्वियसली मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में स्प्लिट करके फिर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में यूवी नहीं, सेकेंड टाइम में, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही यूवी। गॉट इट? एवरीवन क्लियर विद द रिडक्शन फॉर्मूला? फिर आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। द लास्ट पार्ट इज, व्हाट इज द लास्ट पार्ट? एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इनइक्वालिटीज लानी है। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 70x dx दिया है। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि साइन की पावर 70x इतना बड़ा अगर नंबर दिया तो मुझको बताओ, इतने बड़े नंबर को तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो इसमें कहीं ना कहीं लेस देन एंड ग्रेटर देन वाली चीज आएगी। तो इसमें ऑप्शंस कैसे आते हैं? I लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, अच्छा एक चीज, जेई आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है, कल कल हुआ था ना फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। जेई एक्सटेंड हो गया तो मैंने क्या चेंज करा दिया है, अब से फुल लेंथ टेस्ट वीक में एक बार होगा। तो मतलब अब जो नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट होगा आफ्टर 6-7 डेज होगा, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक मिनट मैसेज कर देता हूं, ठीक है। सो एवरीवन, उससे क्या होगा कि आपको वीक में एक ही फुल लेंथ टेस्ट होगा। इतना ज्यादा कंटिन्यूस मुझे पहले लग रहा था कि फरवरी एंड में होगा, तो ठीक है, बट अभी वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट और 2 पार्ट टेस्ट तो एज इट इज चलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट थोड़ा सा आगे तक खिंच जाएगा। चलेगा सबको? बट फुल लेंथ टेस्ट आप मतलब वो फुल लेंथ टेस्ट कैंसिल नहीं किए गए, वो फुल लेंथ टेस्ट आगे के लिए डिले किए गए हैं। मतलब जो चीज शायद 18 फरवरी को खत्म हो रही थी, अब वो पूरे फरवरी चलेगी टुवर्ड्स द एंड। अभी पार्ट लेंथ टेस्ट है, ठीक है, न्यू टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा। फाइन, ठीक है। मुझको यहां पे बताओ, अगर साइन की पावर 70x है, तो ऐसा समझो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमेशा साइन एक्स के ऊपर है, कोई ऐसा फंक्शन जो हमेशा साइन एक्स के ऊपर है, वो हमेशा इंटीग्रेशन में भी साइन एक्स से बड़ा आंसर देगा। कोई ऐसा फंक्शन जो हमेशा साइन एक्स के नीचे है, वो हमेशा इंटीग्रेशन में साइन एक्स से छोटा नंबर देगा। तो तुमको ये समझ में आता है कि साइन एक्स से हमेशा साइन एक्स
इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू भी कह सकते हो, लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैंने साइन एक्स को, तो कैन आई से दैट, ठीक है, यस, एक चीज तो ये करेक्ट हुई। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूं, साइन एक्स हमेशा, साइन की पावर 70 इवन पावर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगर इसको 0 से रिप्लेस किया तो ये भी आंसर आया, इससे इससे डाला तो आंसर ये आया। एक चीज और, एक चीज और, साइन साइन हमेशा 0 से 1 होता है ना, तो साइन की पावर 70x और साइन की पावर x में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? साइन की पावर 70x छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 1 वाले नंबर में जितनी पावर बढ़ाते चले जाते हो उतना छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं, सेम क्वेश्चन को मैं ये भी लिख सकता हूं, आई लेस देन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2, इसको करोगे तो लेस देन 1 भी आएगा। तो एक्चुअली एबीसी तीनों आंसर आएंगे। हाँ, ये कहां से, इसको ग्राफिकली भी मैं समझ सकता हूं। कोई भी बड़ा नंबर उससे ले लोगे तो वो हमेशा एरिया बड़ा देगा, कोई भी उससे छोटा ग्राफ लोगे तो वो हमेशा एरिया उससे छोटा देगा। तो इट इज लाइक दैट। लेकिन अगेन आपको एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको उस फंक्शन को किसी और फंक्शन से रिप्लेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिप्लेस दैट फंक्शन बाय अनदर फंक्शन, ओके। हाँ, माल कुछ अजीब सही है। एवरीवन सुनो, देखो मैंने आज की क्लास में थ्योरी ही कराई, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराया। आई जस्ट वांटेड टू सी फायदा हुआ नहीं हुआ, कैसे, क्या क्या लगा, मतलब इसके बाद आपका जो अभी नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो डू यू नीड दिस काइंड ऑफ लेक्चर और डू यू नीड द फुल, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग, क्या मतलब मुझको थोड़ा सा आइडिया दो। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। मतलब पहले ये हो जाए, उसके बाद मतलब वो क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। हाँ, बोथ एक्चुअली, मतलब डू यू वांट दिस और यू डोंट वांट दिस, मतलब मैं बस ये पूछ रहा हूं, यू डोंट वांट दिस, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग तो होगा, ये वाली चीज तो मैं ही लूंगा फॉर श्योर, जिसमें, हाँ, इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग में ऑब्वियसली मिक्स रहेगा। इसमें मैंने पूरी के पूरा सिर्फ थ्योरी कराई, क्वेश्चंस कोई तुम्हें करने को नहीं दिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं हर उस चैप्टर्स के ये चीज भी कराऊंगा, विच इज अ वेरी कंसाइज वे, पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ जिनक्या, वो भी करवाऊंगा ना, वेक्टर 3D भी मैं करवाऊंगा, वो अभी आएगा ना। वेक्टर 3D मैंने, हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं किया, अभी करेंगे, वी डोंट वरी, वी विल डू इट, बहुत टाइम है। तो मैं इस तरह के रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस के लिए भी, मतलब एज फार एज आई नो, मतलब प्रणय सर, अभिषेक ककानी सर, भानु सर, दे आर डूइंग, मतलब दे आर विद मी, ऑब्वियसली वी आर अ टीम, तो काफी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा मैं 12th को वापस से ऑफलाइन बुलाने के ऊपर सोच रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके 12th ऑफलाइन भी आए, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन, क्योंकि जहां तक शायद गवर्नमेंट वापस से ऑफलाइन अलाउ कर रही, स्पेशली कॉलेजेस का, ठीक है। जहां तक मुझे न्यूज पता चली है अभी तक। आप लोगों को क्या है, आप लोगों का वैक्सीनेशन हुआ? ठीक है, फर्स्ट डोज हुआ, गुड। कॉन्फिडेंस कैसा चल रहा है अभी आप लोगों का? कॉन्फिडेंस वाइज मुझको बताओ, ओवरऑल, नॉट ओनली मैथ्स, जस्ट गिव मी अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कॉन्फिडेंस। ये चलो मैं इसको, इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं।